देखिए ना, आज ये लेबनान से जो आपने खबर बताया, जो लीडर हैं हिजबुल्लाह के, कि आप मरता क्या ना करता, क्या करेंगे वो? आप देखिए ना, मोदी और ये नेतन्याहू बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर अच्छे दोस्त नहीं हो तो ये 27 टन एक जहाज के अंदर बारूद भरकर नहीं जाएगा। और सवाल ये है कि मोदी उसको फ्री में दे रहे होंगे। मोदी साहब जो है, या उनके जो लोग हैं, वो ब्लैक कर रहे होंगे इजराइल को। और आज आप फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ बेरोजगारी की जो मसला है, उस मसले की वजह से हम तो यूक्रेन की सेना में भर्ती हो रहे हैं, हम तो यूएसएसआर की सेना में भर्ती हो रहे हैं। आज वहाँ इजराइल में काम करने के लिए हम अपने मजदूर भेज रहे हैं। तो आज हम इजराइल से पैसा ही कमाना चाहते हैं। हम मोदी साहब ये नहीं कह रहे हैं, आरएसएस के लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हमास के खिलाफ रिबिल्ड इजराइल हम आपको वॉलंटियर भेजेंगे, स्वयं सेवक भेजेंगे आरएसएस के। वो मौके का फायदा उठा रहे हैं। एक तरफ हथियार बेच रहे हैं, दूसरी तरफ ये अपने यहाँ बेरोजगार जो नौजवान इतनी परेशानी की हालत के अंदर, और वो ये सोच रहे हैं कि हम बहुत सेफ जगहों पर हैं। कोई सेफ जगह नहीं होती। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की कवरेज पहुंचा रहा है और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। मकसद यह है कि आपको सही तह तक आप पहुंच सकें कि इंफॉर्मेशन क्या कुछ है, वहां क्या कुछ हो रहा है, और दुनिया में जो हालात को जानने वाले, समझने वाले, नजर रखने वाले लोग हैं, वो उन वाकयात के बारे में क्या कुछ समझ रहे हैं। आज इजराइल फिलिस्तीन जंग को शुरू हुए 263वां दिन है। यानी जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं तो ये 263वां दिन है, और इस जंग में अब एक नया मोड़ आने का इशारा है। इजराइल की तरफ से धमकी दी जा रही है कि लेबनान पर हमले शुरू होंगे और गाजा में हमले कम होंगे। ये बात नेतन्याहू कह रहे हैं। उसके अलावा लेबनान से खबर यह है कि वहां के एक मजहबी रहनुमा ने कहा है, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह के अलावा, कि 5 लाख हमारे जो हिजबुल्लाह है उसके पास 5 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं जिनको वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। 5 लाख बहुत बड़ी तादाद है। अब तक इजरायली असेसमेंट भी इतना नहीं था जितना आज पहली बार सामने आया है। आखिर ये जंग कहां तक जाएगी, क्या होगा? क्या नेतन्याहू की जिद की वजह से ये पूरा खित्ता, पूरा इलाका जंग की लपेट में आ जाएगा? अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका एक तरफ कहता है कि हम हथियार रोक रहे हैं, लेकिन वहीं से कुछ मीडिया रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं कि हथियार रोके नहीं जा रहे, बल्कि आसानी से पहुंचाए जा रहे हैं। इस पूरी जंग में झूठ का कितना इस्तेमाल हुआ है? और एक और बहुत दिलचस्प खबर है, जो ये है, टेलीग्राफ लंदन ने एक खबर की है कि बेरूत हवाई अड्डे पर हिजबुल्लाह ने ईरान से आने वाले हथियारों को इकट्ठा किया हुआ है, वहां गोदामों में भरा हुआ है। ये खबर बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे इराक में जब अमेरिका ने जंग शुरू की तो वहां पर मास डिस्ट्रक्शन हथियार बताए और एक वजह क्रिएट की गई, जिसके बारे में बाद में कहा गया कि नहीं, हम गलत थे। क्या अब बेरूत हवाई अड्डे को निशाना बनाने के लिए तैयारी है? ये बहुत बड़े सवालात हैं। क्या कुछ होगा, ये समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है शमसुल इस्लाम साहब, जो बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, उस इलाके पर नजर रखते हैं। वैसे आपको मैंने अब से पहले उनसे जो मुलाकात कराई है, बहुत से आरएसएस से रिलेटेड इश्यूज पर, बीजेपी की सियासत पर, लेकिन उस इलाके को भी वो काफी नजदीक से देख रहे हैं। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि 263वां दिन है आज जब हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। जंग लेबनान की तरफ बढ़ना चाहती है। नेतन्याहू का एक तरह से जिद और पागलपन जो है वो कहीं आगे बढ़ रहा है। इजराइल के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि हमास को हम खत्म नहीं कर सकते। क्या वो हिजबुल्लाह को खत्म कर सकेंगे?
क्या कुछ है आपको इस जंग के पीछे जो जहन काम कर रहा है, उसको अगर आप कुछ बता सकें कि क्या कुछ आप समझ रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? जी, आपका क्या नजरिया है इस वक्त जंग की हालत? काजमी साहब, शाहिद नदीम पाकिस्तान के एक बहुत इनकलाबी शायर हैं, नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं, गरीबों मजलूमों के लिए नुक्कड़ नाटक करते हैं। अजोका उनका थिएटर ग्रुप है और वो एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी एक बड़े ओहदे पर रह चुके हैं। उनकी एक बहुत मशहूर नज्म है, उसकी 2 लाइनें मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। इंसान अभी तक जिंदा है, जिंदा होने पर शर्मिंदा है। और ये जो लंबी नज्म है, इसको वो सुनाते थे चौराहों पर लोगों के बीच में। तो जिया साहब के ज़माने में उनको 40 कोड़े लगाने का हुक्म दिया गया था और 40 कोड़े उनके लगाए गए थे। तो ये आप समझिए, आज शाहिद नदीम ने जो ये नज़म लिखी और उसका जो ये लाइन है, आज फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा असरदार तरीके से हालात, सरगुज़िश जो है उसको बयान नहीं किया जा सकता। यानी शर्मिंदा हैं हम, लेकिन ज़िंदा हैं, मजबूर हैं ज़िंदा रहने के लिए। और आपने सही फरमाया कि जब तक हमारे साथी इसको देख रहे होंगे वीडियो को, तो 263 दिन हो चुके होंगे और उसमें जो फ़लस्तीनियों को जो शहीद किए गए हैं वो 37,551 से ज़्यादा उनकी तादाद हो चुकी होगी। जो बहुत शदीद तौर पर ज़ख्मी हैं, उनकी तादाद 86,000 के करीब हो गई होगी। हालांकि इसी दौरान में 664 इजरायली सिपाही भी मारे गए हैं और 4,000 के करीब शदीद तौर पर ज़ख्मी भी हो चुके होंगे। और बात यह है कि जो सबसे पहला सवाल आपने उठाया था कि अमेरिका हथियार नहीं दे रहा, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है, वो कुछ कई बार हमने देखा नेतन्याहू कुछ इस तरह का स्यापा भी कर रहा है कि देखिए हमारे हथियार रोक लिए गए, हमको परेशानी हो रही है। ये झूठ है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक चीज़ कहा जाता है, नूरा कुश्ती। नूरा कुश्ती होता है कि एक झूठ मूठ का आप एक रेसलिंग दिखाते हैं, वो जो आपके मुखालिफ होते हैं उनको गुमराह करने के लिए और वो इस तरह का एक माहौल पैदा करने के लिए कि नहीं यार ये वाकई में ये तो कमज़ोर पड़ रहा है, ये जो जालिम है वो कमज़ोर पड़ रहा है या जालिम का सुधरने का कोई चांस है। आप देखिए ना, इसमें पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, बात यह है कि जंग में शिद्दत आ रही है या कमी हो रही है? शिद्दत आ रही है, वो नए नए जगहों पर जा रहे हैं। इस सब के बावजूद के नेतन्याहू ने जो संडे को अपना जो उसका घरेलू चैनल है, उसका पॉकेट चैनल है, उसको बात करते हुए कहा है कि हम जो है यहाँ की लड़ाई को जीत कर नहीं, यहाँ की लड़ाई को छोड़कर हम चले जाएंगे, वेस्ट बैंक की तरफ हम चले जाएंगे। और उसके बाद ये है कि हम नए मोर्चे खोलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या, आफ्टर द एंड ऑफ द इंटेंस फेज, यानी अभी जो ये बहुत शिद्दत वाला फेज रहा है, we will be able to redeploy some forces to the north and we will do that primarily for defensive purposes but also to bring residents back home. हमला करने के लिए वहां नहीं लेकर जाएंगे ये अपनी फोर्सेस को, डिफेंसिव पर्पसेस के लिए इनको नॉर्थ का मतलब लेबनान की तरफ से, लेबनान की तरफ से जो हमले का खतरा है, तो यहाँ वो जीत चुके इसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ से उनको भागना पड़ रहा है और भागना पड़ा है। ये मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए हमास ने जो कुछ किया 7 अक्टूबर को, आप उसके बारे में बहुत मुख्तलिफ राय रख सकते हैं, मेरे भी कई सवाल हैं, लेकिन बात यह है कि ये इसको फूंक से उड़ा देंगे, ये तो कुछ गुंडों का गिरोह है, इसको कोई लेना देना नहीं है, और जो इजराइल से जुड़े हुए दलाल जो लीडरशिप है फिलिस्तीन की, उसके साथ लोग हैं और ये तो गुंडागर्दी करके हमास ने वहां पर अपना आधिपत्य, उसको कहते हैं अपनी हेजेमनी एस्टेब्लिश की है, वो तो हवा हो गया, वो सारा मामला तो हवा हो गया। और किस तरह से लड़ाई हो रही है वो नेतन्याहू ही बता रहे हैं। और उससे पहले 19 जून को जो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो स्पोक्स पर्सन है एडमिरल डेनियल हगारी,
उसने कहा है टू से दैट वी आर गोइंग टू मेक हमास डिसअपियर इज टू थ्रो सैंड इन पीपल्स आईज, कि हम अपने इजराइलियों की आंखों में धूल झोंक रहे होंगे अगर हम ये कहेंगे कि इजराइल खत्म हो जाएगा। हमास खत्म, हाँ इजराइल, हमास खत्म हो जाएगा, सॉरी हमास खत्म हो जाएगा, हम अपने लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, है ना। लेकिन अमेरिका की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, क्योंकि इसके बावजूद वो पूरे हथियार दे रहे हैं। और हथियार का सिलसिला कैसे जारी होगा उसका मैं आपको एक लिंक बताऊंगा आपको। और उसके बाद ये हगारी ने ये भी कहा, वी कैन नॉट एलिमिनेट एन आइडियोलॉजी, कि एक जो दर्शन होता है उसको हम खत्म नहीं कर सकते। देखिए ना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, अपने जो सारे शहीद थे, चोरी चोरा के शहीद हों, जलियांवाला बाग के शहीद हों, क्यों मारते थे अंग्रेज के? एक डराकर खौफ पैदा कर हम खत्म कर देंगे, लेकिन खत्म नहीं हुआ। वो इनकलाब जिंदाबाद तो जिंदाबाद रहा, अंग्रेज खत्म हो गए, अंग्रेज मुर्दाबाद हो गए, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद जो है, जो नारा था भगत सिंह ने दिया था और मौलाना हजरत मोहानी ने उसको जन्म दिया था, उसको सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था अहमदाबाद के कांग्रेस के सेशन में, तो वो जो है वो जिंदा रहा और आज भी जिंदा है। और भगत सिंह को लोग जानते हैं, जिन्होंने फांसी दी थी उनको कोई नहीं जानता है। इस बात को हमको अच्छे, ये उनकी समझ में आ रहा है, लेकिन अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं 2-3 बात कह रहा हूं कि अमेरिका की हथियार लगातार जारी हैं, कि 29 तारीख को ये मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा हत्यारा, सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा आतंकवादी नेतन्याहू 29 जुलाई को अमेरिकन कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को ये एड्रेस करेगा। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात अमेरिका मानता है, और उसको मानता है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, क्योंकि उसको अमेरिका ने बहुत सारे जो हिटलर के पक्षधर थे, उसके अफसर थे, उनको हवाले किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, न्यूरम्बर्ग ट्रायल के लिए हवाले किया। तो इसको क्या हवाले करेगा अमेरिका? ये वहां पर आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि बाइडेन जो है इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और बाइडेन जो है मुसलमान दुनिया को बताना चाहता है कि देखो, जो लड़ोगे, गुलाम बनोगे तो खुश रहोगे, अगर लड़ोगे तो, और लड़ क्यों रहेंगे? क्योंकि हमारा तेल, हमारी जमीनें, हमारी ये सब जगह जो है वो हमारे इस्तेमाल के लिए हैं, तो वो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो चैनल्स हैं हथियार जाने के, क्या दोस्त लोग भूल गए हैं कि ये तारीख थी 21 मई 2024, भारत का एक 27 टन बारूद लेकर एक जहाज स्पेन की एक बंदरगाह में कहा था, उसको शायद कोई प्रॉब्लम हो रही थी या कुछ हो रहा था या समुद्री तूफान आने वाला था, उसने स्पेन की एक बंदरगाह में रुकने के लिए कहा और वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा हमने उसकी इजाजत नहीं दी। उसको बदकिस्मती से, जो अपने आप को बहुत ईमानदार और जानदार प्रेस कहता है, उन्होंने भी फॉलो नहीं किया कि वो आखिर जहाज कहाँ गया, क्योंकि जहाज वहां से तो निकल गया वो। और क्या वो इकलौता जहाज था जो भारत के चेन्नई से या भारत के किसी बंदरगाह से गया था हथियार लेकर और बारूद को लेकर? और आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा बारूद, सबसे ज्यादा बम जो गिराए गए हैं वो एक जगह है, छोटी सी जगह है जिसको हम गाजा कहते हैं, उसमें गिराए गए। तो उनको तो ये तमाम, कल उन्होंने 100 से ज्यादा लोग मारे हैं 24 घंटे के अंदर। तो ये कैसे मारे अगर हथियारों की कमी हो रही है तो? और अरब देशों के जो शहनशाह हैं, जो शेख हैं, वो इजराइल के साथ जो समझौते हैं, वो उनको जो डिफेंस समझौते हैं उसमें वो इसको हथियार नहीं दे रहे हैं। उनके पास भी सारे अमेरिकी हथियार हैं, उनके पास रूसी हथियार थोड़ी है। भारत के पास भी अमेरिकी हथियार हैं जिनको आप वहां पहुंचा सकते हैं। और जहाज, जो मई में जो जहाज के बारे में पता लगा, तो वो साफ पता लग ही रहा है, वो तो बिल्कुल साफ पता लग रहा है कि हथियार वहां पहुंच रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक खबर जो ज्यादा चर्चा में नहीं रही है, शायद परसों जेनिन के अंदर इजरायली सेना की एक टुकड़ी ने अपने आगे एक जीप के बोनट पर बांध दिया एक मुजाहिद आजमी, एक फिलिस्तीनियन जो बहुत बुरी तरह से शदीद जख्मी थे, उनको बांधकर जेनिन में दाखिला किया लोगों को डराने के लिए। उस पर हंगामा हुआ है और
सारी दुनिया, अमेरिका को छोड़कर बाकी सारी दुनिया के लोग जो है वो मांग रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इजराइल अकेला देश नहीं है जिसने ये किया था। मैं आपको जरा लेकर जाना चाहता हूं अप्रैल 9 2017 को। लिटिल गोगोई भारत का एक बड़ा सैनिक अधिकारी था। उसने फारूक अहमद डार, जो बेचारे जो कुछ नहीं करते थे, वो गए हुए थे, बाहर निकले हुए थे, वो बेसिकली ये अपना कारपेट बुनने का काम करते हैं, बहुत बहुत अच्छे कारीगर माने जाते थे। तो उनको बांधकर उसने निकाला था और उसको ये कहा था कि मैं इसको पत्थर फेंकने वालों को डराना चाहता हूं इससे। वो डरे, लोग तो क्या डरे, लेकिन ये है कि इजराइल और भारत की सेना किस तरह से एक दूसरे के कुकर्मों से सीख रही है, उसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और लिटिल गोगोई कौन था ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको हमारे जो कमांडर इन चीफ थे भारत की सेना के, उनका नाम था कोई रावत साहब। उन्होंने ये लिटिल गोगोई को बड़ा अवार्ड दिया था कि उसने वहां आतंकवाद का सामना किया। और सबसे शर्मनाक बात क्या है कि थोड़े दिन के बाद, ये शायद दिसंबर 2018 के अंदर, ये कश्मीरी बच्चियों के साथ, जो जाहिर मुसलमानी होंगी, उनको डरा धमकाकर या कैसे करके बुला बिसराकर इनको कश्मीर के 5 सितारा होटलों के अंदर लेकर जाता था और उनके साथ क्या करता था पता है? कमरा जब बुक कराता था और ये नौजवान लड़कियों को लेकर जाता था तो वो क्या करता होगा उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। जो मुसलमान आतंकवाद से लड़ने की जो लड़ाई की बात करते हैं, वो कितने पतित हैं, कितने कमीन हैं, कितने जलील हैं, कितने गिरे हुए हैं, उसका आपको अंदाजा हो सकता है। और अगर आप नेतन्याहू को जानेंगे, वो कितने करप्शंस के अंदर, कितने सेक्स क्राइम्स के अंदर वो है, और किस तरह से कि हम जो है ये हॉस्टेजेस को निकलवा लेंगे और एक जगह से दूसरी जगह भागता फिर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भागता फिर रहा है। तो ये पता नहीं फिलिस्तीनियों का क्या होगा, उनके साथ तो अभी भी बहुत बुरा हुआ है, 50 साल से बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन इजराइल का खात्मा लाजमी है। इजराइल का खात्मा लाजमी है। देखिए, एक चीज मैं अभी आपको याद दिलाऊं, पिछले मंडे को मनामा में, बहरीन की राजधानी में एक मीटिंग हुई जिसमें इजराइल के फौज के सरबरा हर्जी हलेवी और 5 अरब मुल्कों के फौजों के सरबरा, जिसमें खासतौर पर सऊदी अरब, यूएई, बहरीन तो होस्ट था, जाहिर है वो तो था ही, जॉर्डन और मिस्र, ये सारे फौजी सरबरा एक जगह इकट्ठे हुए और रिपोर्टें इस तरह की आई कि गाजा वॉर के बाद के प्लान की तैयारी है। इस पर एक बहुत ही सीनियर अरब फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट हैं जो लंदन में रहते हैं, रायल यौम एक अखबार है, उसके एडिटर हैं अब्दुल बारी अतवान। उन्होंने जो उस पर लिखा है अब मजमून, उसमें कहा कि ये अरब नेटो की शक्ल कोई बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी अमेरिका अपने मकासद हासिल करने के लिए दूसरे मुल्कों की फौजों को इन्वॉल्व करके अपने मकसद हासिल करने की तैयारी करता है। अब ये अरब फौजी सरबरा बाकायदा इजरायली फौजी सरबरा के साथ बैठ करके फिलिस्तीनियों के खिलाफ बाकायदा तैयारियां कर रहे हैं। उसको क्या मतलब क्या है ये? नहीं, जाहिर है कि वो मुलाकात जो ही होगी, वो अमेरिका से सीधे हथियार नहीं आ सकते। वहां की बंदरगाहों पर जो वहां के डेमोक्रेट लोग हैं, वहां की ट्रेड यूनियन जो वो ध्यान दे रहे हैं कि क्या जा रहा है, तो ये अरब देश कैसे हथियार वहां पहुंचवाना है वो उसको पूरा कर रहे होंगे। इसके अलावा इजराइल, देखिए इजराइल अमेरिकी और इन सारी सपोर्ट के बिना एक दिन नहीं चल सकता है, एक दिन नहीं चल सकता है। इसको हमको बिल्कुल याद रखना चाहिए। और ये सारे लोग उस तरह से लगे हुए हैं। और बाइडेन, क्योंकि चुनाव के अंदर असल में बाइडेन की हार तो बिल्कुल तय है, उसकी जगह कौन जीतेगा वो अपने आप में, वो तो अमेरिकी समाज इतना फैशिज्म की तरफ चला गया है कि उसको कोई बचा नहीं सकता। उसमें कोई फैशिस्ट ही रूल करेगा वहां। बाइडेन भी, यानी आप मुखौटा लगा के रूल नहीं कर सकते, वो करेंगे। बाइडेन का दिक्कत यह है कि सारे नौजवान इंटेलेक्चुअल्स और सारे जो लोग जो उसके वोटर थे पिछले चुनाव के अंदर, वो उसको वोट नहीं देने जा रहे हैं, वो एब्सटेन करेंगे।
और वो एब्सटेन करेंगे तो ये जीतेगा ही। जो जो रेपिस्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप, वो जीतेगा ही। और ये जो शहंशाह लोग जो इजराइल की मदद कर रहे हैं, जो अमेरिका के इशारे पर, उनको ये जान लेना चाहिए कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। उन्होंने सद्दाम के साथ जो किया, उन्होंने लीबिया के मोहम्मद गद्दाफी के साथ जो कुछ किया, और मोहम्मद गद्दाफी के साथ जो किया गया उसके तो अभी पेपर्स आ गए हैं। पेपर्स आ गए हैं। जो ये महिला जो होम सेक्रेटरी थी भाई साहब अमेरिका में, जो वाइस प्रेसिडेंट भी थी, क्या नाम था उनका? हिलरी क्लिंटन। हिलरी क्लिंटन। वो सारे कागज आ गए हैं कि किस तरह से कुछ भी नहीं था। और उसने, क्योंकि वो ये तय किया था कि डॉलर के अंदर वो तेल नहीं बेचेगा। मोहम्मद गद्दाफी जो हैं वो डॉलर के अंदर तेल नहीं बेचेंगे, तो वो क्या हाल किया था इसको। तकरीबन इसी किस्म का फैसला सद्दाम हुसैन ने भी किया था, वो भी ऐलान किया था उसने। वो जी अच्छा, मैं अब जो समझना चाहता हूं वो ये कि आपने कहा कि इजराइल की तबाही यकीनी है, तो इजराइल की तबाही यकीनी होने के कौन कौन से ऐसे इशारे हैं जिनको आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? चूंकि एक अजीब सिचुएशन है। लंबे अरसे से एक तरफ तो जो नकली फिलिस्तीनी लीडर्स हैं उनको प्रोजेक्ट किया गया जैसे वही फिलिस्तीन के असली लीडर हैं, जिसमें महमूद अब्बास इस वक्त हैं। और जो दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी लीडर जब फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी दिखाना चाहता है तो वो महमूद अब्बास के साथ फोटो खिंचवा के दुनिया भर में पब्लिसिटी हो जाती है। लेकिन असल जो लड़ने वाले हैं, जो आज नजर आ रहे हैं दुनिया को, उसमें हमास हो या इस्लामिक जिहाद हो या किसी हद तक फतह भी हो, इस किस्म के ग्रुप्स को दुनिया में अभी तक फिलिस्तीन के नुमाइंदे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया वेस्ट के जरिए। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये तबाही जो है जिसको आप देख रहे हैं इजराइल की यकीनी तौर पर तबाही, वो उसकी क्या क्या वजह हो सकती है? नहीं, देखिए, एक मैं तो एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते एक चीज जानता हूं, जो दुनिया के आधुनिक मॉडर्न दुनिया की जो जंगों का अगर आप देखेंगे, जीतने वाला भी तबाह हुआ, हारने वाले का सब कुछ कब्जा करने के बाद भी जीतने वाले तबाह। आप बताइए ना, अमेरिका का जो राइज है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्यों होता है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस, इंग्लैंड जीतने के बाद भी हार गए। सारी जंग जो होती है वो कुछ पैदा नहीं करती है। जंग जिनके जो उसका शिकार होते हैं उनका तो खत्म करता ही है, जंग करने वालों का भी सत्यानाश होता है। आप देखिए ना, मोदी और ये नेतन्याहू बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर अच्छे दोस्त नहीं हो तो ये 27 टन एक जहाज के अंदर बारूद भरकर नहीं जाएगा। पर सवाल यह है कि मोदी उसको फ्री में दे रहे होंगे। मोदी उसको फ्री में, मोदी जो है, मोदी साहब जो है, या उनके जो लोग हैं वो ब्लैक कर रहे होंगे इजराइल को ब्लैक कर रहे होंगे। और आज आप फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ बेरोजगारी की जो मसला है, उस मसले की वजह से हम तो यूक्रेन की सेना में भर्ती हो रहे हैं, हम तो यूएसएसआर की सेना में भर्ती हो रहे हैं। आज वहां इजराइल में काम करने के लिए हम अपने मजदूर भेज रहे हैं। तो आज हम इजराइल से पैसा ही कमाना चाहते हैं। हम, मोदी साहब ये नहीं कह रहे हैं, आरएसएस के लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हमास के खिलाफ टू रिबिल्ड इजराइल हम आपको वॉलंटियर भेजेंगे, स्वयं सेवक भेजेंगे आरएसएस के। वो मौके का फायदा उठा रहे हैं। एक तरफ हथियार बेच रहे हैं, दूसरी तरफ ये अपनी यहाँ बेरोजगार जो नौजवान इतनी परेशानी की हालत के अंदर, और वो ये सोच रहे हैं कि हम बहुत सेफ जगहों पर हैं। कोई सेफ जगह नहीं होगी ये इजराइल इस तरह के हालात पैदा कर देगा कि लोग जो है किसी भी, देखिए ना, आज ये लेबनान से जो आपने खबर बताया, जो लीडर हैं वो हिजबुल्लाह के, कि आप मरता क्या ना करता, क्या करेंगे वो? उन्होंने साफ कहा है कि अगर आपने हमला किया तो हम, कोई लिमिट नहीं होगी हमारी, कोई कानून हम फॉलो नहीं करेंगे, और आपका हर चप्पा चप्पा हमारी नजर में। एक वीडियो जारी किया है उन्होंने, बाकायदा लोकेशंस दिखाई हैं क्रॉस करके, जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी
जो बहुत ही अब तो शार्प आ गई है, ड्रोन उनके जाते हैं, वहां से तस्वीरें लेके आ जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम जंग नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन अगर हम पर हमला किया तो हम, इजराइल में कोई भी जगह सेफ नहीं है, यहां तक बात आ गई है। तो अच्छा, एक 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 इसमें बीच में बड़ी दिलचस्प एक बात वाकया हुआ है। पिछले 2-3 हफ्ते से अमेरिका ये जाहिर कर रहा है, मैं जाहिर कर रहा है इसलिए कह रहा हूं कि ये झूठ का सिलसिला तो मुसलसल है ना जंग के दौरान, कि वो इजराइल और लेबनान के बीच में जंग नहीं चाहता। लेकिन बाइडेन का एक बयान आ गया कल, जिसमें कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान में जंग की तो हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे। तो ये क्या मतलब, तबाही का जो चक्र है वो इसी तरह से बढ़ता जाएगा? बिल्कुल बढ़ता जाएगा, क्योंकि बाइडेन को ज़ायनिस्ट दुनिया में उनके पास बहुत पैसा है, उसको फंडिंग चाहिए। अमेरिका के अंदर कोई चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं होता है, उसको फंडिंग आ भी रही है, फंडिंग उसको हो भी रही है। तो ये और फंडिंग जो है, मजे की बात यह है कि ट्रंप को ज्यादा नहीं जाकर ज़ायनिस्ट फंडिंग बाइडेन को हो रही है। एक 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 काजमी साहब, यानी एक 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 आइडियोलॉजिकल इशू एक आप समझ लें कि जब आप लोगों को मजबूर करते हैं, आप बिल्ली बड़ी डरपोक जानवर होती है, लेकिन बिल्ली को आप एक कमरे के अंदर बंद करके घेर के उसको करना चाहें तो वो आपकी आंख फोड़ती है। और सुकांतो भट्टाचार्य एक बहुत इनकलाबी कवि थे बंगाल के, उनकी में एक नज्म है माचिस। माचिस को वो क्या सिंबल उन्होंने इस्तेमाल किया है कि हम माचिस है और तुम हमें एक एक करके जला सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये मत भूलना कि हम सब अंदर माचिस की तीलियां एक साथ जलकर तुम्हारा मुंह भी जला सकते हैं। ये बहुत ही, जैसे एक एक निकाल कर तीली तुम जलाते रहो और तुम कहो कि ये बारूद हमारे कब्जे में है, लेकिन हम जिस दिन जान गए और हम सारे जल गए, तो ये तो इजराइल हालात पैदा कर रहे हैं। यानी उस तरफ मरने के लिए तैयार हैं, उस तरफ कोई शहीद होता है तो उसके पेरेंट्स को, उसके घर वालों को मुबारकबाद दी जाती है। काज़मी जी, एक भी सफेद झंडा लेकर लोग नहीं निकले। मुझे इस दुनिया के इतिहास के अंदर ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। जो दुनिया की बेहतरीन ट्रेंड आर्मीज थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, 4 घंटे की जंग के बाद कोई सा एक पक्ष जो है वो सफेद झंडा लेकर निकल आता। फिलिस्तीनी जो है लाल झंडा लेकर आए हुए हैं, लाल झंडा जिसका मतलब होता है हम सरेंडर नहीं करेंगे। कोई इजरायली कितनी दादागिरी कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं फिलिस्तीनियों के बारे में, उनके क्या, और इजराइल के अंदर फिलिस्तीनियों के साथ जो किया जा रहा है वो याद रखें कि वो कभी भूलेगा नहीं इतिहास। और जो हिंदुस्तानी वहां काम करने जा रहे हैं वो भी नहीं भूलें कि वो उनकी जगह जो मजदूर थे उनको जेलों में डालकर कितना उनको टॉर्चर किया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात होगी। एक ऐसी सोशल मीडिया पर पिछले दिनों वीडियो आई जिसमें ये बताया गया कि इंडियन ओरिजिन, वो एक लफ्ज का थोड़ा सा टेक्निकल इस्तेमाल ऐसा किया कि इंडियन ओरिजिन के फौजी फिलिस्तीनियों पर गैर मामूली जुल्म कर रहे हैं, और उसमें बाकायदा सर फहरिस्त हैं इस किस्म की। और हमारे यहाँ की टीवी चैनलों ने, मैं नाम लेकर के कह सकता हूँ, रिपब्लिक टीवी के चैनल ने तो बाकायदा ये कहा कि इजराइल जो है वो हमारी जंग लड़ रहा है, ये टेररिज्म के खिलाफ हमारी जंग लड़ रहा है। तो ये आप एक बात सोचिए, दरअसल सोचने की बात है। और इजराइल तो दुनिया की सबसे ज्यादा सीक्रेटिव सोसाइटी है, उसके हथियार बेचने का सबसे सीक्रेटिव है दुनिया का, सबसे उनके जो जासूसी के वो बनाते हैं वो सबसे सीक्रेटिव, हम जानते हैं पाइगस वगैरह जो सारा का सारा है। इस बात की क्या गारंटी है कि मर्सनरीज, भारत के मर्सनरीज नहीं लड़ रहे होंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि आरएसएस के स्वयंसेवक, क्योंकि वो ज़ायनिज्म को प्यार करते हैं, वो क्योंकि वहां नहीं गए होंगे लड़ने के लिए? ये जो बंदा है आरएसएस का चीफ, वो बोलता रहा है कि हमने जो ज़ायनिज्म की, इजरायली ज़ायनिज्म की जो लड़ाई है, इजरायली ज़ायनिज्म की जो लड़ाई है वो हमारी लड़ाई है। ये मोहन भागवत बोलता रहा है। मोहन भागवत का पिछला मथुरा के अंदर जो उनका सम्मेलन था, उसके अंदर बहुत उसका भाषण का वो पूरा थीम ही ये था कि हमने इजराइल के साथ खड़े रहना है, ज़ायनिज्म के साथ खड़े रहना है। और यही बात पहले ट्वीट में हमारे मोदी जी ने भी कही थी 7 अक्टूबर को इमीडिएट,
कि हम आपके साथ जंग में साथ हैं। हालांकि फिर वो फॉरेन ऑफिस ने थोड़ा सा लीपापोती करके ये कह दिया कि नहीं नहीं साहब, हम तो फिलिस्तीनियों के साथ हैं। तो ये बहुत ही वो फाइल अजीब आरएसएस को भेज दी गई होगी ना। हालांकि मुझे लगता है कि आरएसएस वाले इतने बहादुर नहीं है कि उसके लिए जाएंगे लड़ने के लिए। उन्होंने क्या किया होगा, कुछ बेरोजगार नौजवानों को वहां के मर्सनरी बनवाया होगा। जब भाई साहब, जब ये लोग जा रहे हैं रूस की सेना के अंदर, जब ये जा रहे हैं इजराइल जा रहे हैं जी, ये यूक्रेन जा रहे हैं, जी, जब ये किराए की हत्याएं कर रहे हैं, जब ये किराए की हत्याएं कर रहे हैं, ये अभी जिसको अभी मैक्सिको से वहां भेजा गया है, वो गुप्ता को, ये किराए की हत्यारों के लिए ये आम लोग हैं। तो इजरायली सेना में भारतीय नेशनलिस्ट नहीं गए होंगे उसको बचाने के लिए, और मुसलमानों से बदला लेना है, क्योंकि उनके लिए तो फिलिस्तीनी का मतलब है मुसलमानों से लड़ाई। जी जी जी। और बहुत ही दिलचस्प है, वक्त हमारे पास खत्म हो गया। अभी एक ताजा खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया में एक फिल्म बनी है जिसमें बताया गया है कि भारत के खुफिया से मुताल्लिक लोग जो हैं वो कैसे दुनिया भर में कत्ल गारतगरी कर रहे हैं। एक फिल्म बाकायदा बनी है ऑस्ट्रेलिया में। वो उस पर शुरुआत हुई थी काठमांडू के एक मेंबर पार्लियामेंट को मर्डर किया गया था, उसको ये कह के कि वो आईएसआई का एजेंट है। वो शुरुआत, वो बहुत पहले से शुरुआत हो चुकी है, और ये इन लोगों ने उसको बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। वो पहले भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज मोदी से पहले नहीं करती थी। ये सही नहीं होगा ऐसा कहना। जी 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 जी। और अमेरिका और कनाडा वगैरह से भी इस किस्म की खबरें बहरहाल सारे सबूत हैं वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गुप्ता क्यों गया है, गुप्ता को क्यों वहां भेजा गया है? यानी एक ऐसी खतरनाक आइडियोलॉजी आरएसएस जो ज़ायनिज़्म के बहुत नजदीक है, और वो बाकायदा फखरिया अपने ताल्लुकात जाहिर करते हैं। और आपने बिल्कुल सही वाकया याद दिलाया कि जिस तरह से इजरायली फौजी फिलिस्तीनी को अपने जीप के बोनट पर बांध करके जनिन में घूमे हैं, वही काम यहाँ कश्मीर में 2017 में हो चुका, वो 2017 में हो चुका। जी 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 जी। यानी दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे को ट्रेंड कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने उस मिडिल ईस्ट के तमाम वाकयात को, और ख़ास तौर पर आपने ये भी कहा कि इजराइल जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। और तबाही की जो डिफाइन आपने किया वो ये कि जंग जीतने वाला भी हारता है, और यहाँ तो खुद इजराइली कह चुके कि हम जंग हार रहे हैं और हमास को हम खत्म नहीं कर सकते। आने वाला वक्त क्या होगा जंग में कोई नहीं जानता, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हालात आप तक पहुंचाए जाते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, शमसुल इस्लाम साहब ने जो बातें कही उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। आप सब खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी जी, मुझे एक बार फिर मौका देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।